तो चलिए एक ऐसी सभ्यता की कल्पना करते हैं जो अपने वक्त में यानी ब्रॉन्ज एज में सबसे विशाल और एडवांस थी और फिर जैसे हवा में ही घुल गई, बिल्कुल गायब। हाँ, ये कहानी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। सवाल तो यही उठता है कि आखिर कैसे एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन बस यूं ही खत्म हो जाती है। ये एक ऐसी आर्कियोलॉजिकल मिस्ट्री है जिसे आज हम परत दर परत सुलझाने की कोशिश करेंगे। इसके साइज का अंदाजा लगाना ही मुश्किल है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे एम्पायर की जो उस वक्त की दो सबसे बड़ी सिविलाइजेशंस एंशिएंट इजिप्ट और मेसोपोटामिया, उन दोनों को मिलाकर भी उनसे बड़ा था। सोचिए, और इतना बड़ा होने के बावजूद हजारों साल तक ये दुनिया की नजरों से ओझल रहा। तो इस विशाल सिविलाइजेशन का आखिर नाम क्या है? सच तो ये है कि इसके दो मशहूर नाम हैं और दोनों के पीछे एक काफी इंटरेस्टिंग रीजन है। तो सवाल उठता है, दो नाम क्यों? शुरू में इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया क्योंकि जो शुरुआती शहर मिले वो इंडस नदी के पास थे। सिंपल। लेकिन आर्कियोलॉजी का एक रूल होता है। रूल ये है कि किसी भी सिविलाइजेशन का नाम उसकी सबसे पहली खोजी गई साइट के नाम पर रखा जाता है, और वो साइट थी हड़प्पा। इसलिए इसका सबसे करेक्ट नाम टेक्निकली हड़प्पा सभ्यता है। तो सवाल ये है कि ये जो खोई हुई दुनिया थी, इसे आखिर ढूंढा कैसे गया और इसे हिस्ट्री में इसकी असली जगह कैसे मिली? चलिए इसकी टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो है टाइम गैप। हम एक ऐसी सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं जो आज से लगभग 4,500 साल पहले अपने पीक पर थी। ये एक ब्रॉन्ज एज सोसाइटी थी, मतलब यहाँ के लोग कॉपर और टिन को मिलाकर ब्रॉन्ज बनाना जानते थे। और फिर जरा सोचिए, लगभग 4,000 साल तक ये गुमनाम रही और 1921 में जाकर इसके होने का पहला सॉलिड प्रूफ मिला। 4,000 साल! और इस सिविलाइजेशन का फैलाव सच में दिमाग घुमा देने वाला था। अगर इसके एरिया को इमेजिन करें तो ये एक बहुत बड़ा ट्रायंगल बनाता था। नॉर्थ में जम्मू कश्मीर से लेकर साउथ में महाराष्ट्र तक, और वेस्ट में बलूचिस्तान से लेकर ईस्ट में उत्तर प्रदेश तक। मतलब कमाल का विस्तार था। लेकिन इस सिविलाइजेशन की जो चीज सबको सबसे ज्यादा हैरान करती है, जो इसे अपने टाइम से लिटरली मीलों आगे ले जाती है, वो थी इनकी सिटी प्लानिंग, उनके शहर बसाने का तरीका। ये उनके जीनियस होने का पहला और शायद सबसे बड़ा सबूत है। ये सिर्फ सिटी प्लानिंग नहीं थी, ये उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था। जरा सोचिए, हजारों साल पहले शहर बनाए जा रहे थे बिल्कुल चेस बोर्ड की तरह, जहां हर सड़क एक दूसरे को परफेक्ट 90 डिग्री एंगल पर काटती थी। हर घर का ड्रेनेज सिस्टम मेन ड्रेन से जुड़ा हुआ था, और वो भी कवर्ड। मतलब उस दौर में सैनिटेशन का ऐसा लेवल अनइमेजिनेबल था। तो अब एक डिटेक्टिव की तरह इनके बड़े शहरों से मिले क्लूज को एग्जामिन करते हैं, क्योंकि हर शहर एक अलग कहानी बताता है और हर खोज एक नए राज से पर्दा उठाती है। हर साइट से कुछ खास मिला है, जैसे मोहनजोदड़ो में मिला ग्रेट बाथ, जो शायद किसी रिचुअल के लिए यूज होता था। फिर आते हैं लोथल पर। यहाँ मिला एक विशाल डॉकयार्ड यानी बंदरगाह। ये इस बात का पक्का सबूत है कि वो समुद्र के रास्ते मेसोपोटामिया तक ट्रेड करते थे। और धोलावीरा का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम तो इतना एडवांस था कि आज भी उस पर स्टडी होती है। हर खोज एक नया पन्ना जोड़ती है इस कहानी में। चलिए अब इन शहरों की दीवारों से आगे बढ़कर उन लोगों को समझने की कोशिश करते हैं जो यहाँ रहते थे। कैसा था उनका समाज, उनकी इकोनॉमी कैसे चलती थी, और वो किस चीज में विश्वास रखते थे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है कि शायद ये एक मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, यानी जहां महिलाओं का स्थान प्रमुख हो। और इसका सबसे बड़ा सबूत हजारों की तादाद में मिली मदर गॉडेस की मूर्तियां। इससे अंदाजा लगाया जाता है कि शायद सोसाइटी का सेंटर पॉइंट कोई देवी थी, और इस वजह से औरतों का दर्जा काफी ऊंचा था। इनकी इकोनॉमी के दो मजबूत पिलर्स थे, एक खेतीबाड़ी और दूसरा ट्रेड। और एक कमाल की बात, दुनिया में सबसे पहले कॉटन यानी कपास की खेती इन्हीं लोगों ने शुरू की थी। इतने बड़े ट्रेडर्स थे ये लोग कि इनके जहाज मेसोपोटामिया तक जाते थे। और पता है, मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड्स में इनके इलाके को मेलुहा कहा गया है। अगर इनके बिलीफ्स की बात करें तो ये लोग नेचर से जुड़े हुए थे। मदर गॉडेस की पूजा करते थे फर्टिलिटी के लिए। सील्स पर एक फिगर मिली है जिसे पशुपति कहा जाता है, जिसे प्रोटो शिवा भी मानते हैं।
लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत बड़ा राज छिपा है। इजिप्ट और मेसोपोटामिया के आकार के मंदिरों के विपरीत इतनी बड़ी सिविलाइजेशन में आज तक एक भी टेम्पल नहीं मिला है, एक भी नहीं। ये एक और ऐसी पहेली है जिसका जवाब किसी के पास नहीं। और शायद इन सारे राजों को खोलने की चाबी एक ही चीज में बंद है, उनकी स्क्रिप्ट, उनकी लिखावट। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे हम देख सकते हैं, पर आज तक कोई भी इसे पढ़ नहीं पाया, डिसाइफर नहीं कर पाया। ये बाउस्ट्रोफिडॉन स्टाइल में लिखी जाती थी, मतलब एक लाइन राइट से लेफ्ट तो अगली लाइन लेफ्ट से राइट। अगर कभी ये कोड क्रैक हो गया ना, तो इस खोई हुई दुनिया के न जाने कितने राज खुल जाएंगे। तो हम घूमकर वहीं आ गए जहां से शुरू किया था। सवाल वही है, इतनी एडवांस्ड, इतनी ऑर्गेनाइज्ड और इतनी विशाल सिविलाइजेशन आखिर खत्म कैसे हो गई? इसका कोई एक सिंगल आंसर नहीं है, अलग अलग थ्योरीज हैं। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शायद नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया या डिस्ट्रक्टिव फ्लड्स आए। कुछ कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज जिम्मेदार था। एक थ्योरी आर्यन आक्रमण की भी थी, लेकिन अब उसे ज्यादातर लोग नहीं मानते। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी इस बात की है कि इनमें से किसी एक नहीं बल्कि कई कारणों ने मिलकर इस महान सभ्यता को इसके अंत तक पहुंचा दिया। तो इन दिस वैली सिविलाइजेशन सिर्फ हिस्ट्री का एक चैप्टर नहीं है, ये एक आईना है। ये हमें एक ऐसी दुनिया दिखाती है जो शायद बड़े बड़े मंदिरों या राजाओं के दम पर नहीं, बल्कि सिर्फ सिस्टम, प्लानिंग और साफ सफाई के दम पर चलती थी। उनके ये शांत खंडहर आज हमसे एक बड़ा सवाल पूछते हैं, क्या प्रोग्रेस का मतलब हमेशा बड़ा और ग्रैंड होना ही जरूरी है, या फिर वेल ऑर्गेनाइज्ड और सस्टेनेबल होना? ये सोचने वाली बात है।